ससुराल के झूठे बर्तन धोने वाली गरीब बहू। सपना का ससुराल में पहला दिन था। सपना और अजीत की लव मैरिज हुई थी। अजीत परिवार के खिलाफ जाकर सपना से शादी कर लेता है और उसे अपने घर में ले आता है। सपना के ससुराल वाले सपना को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे, क्योंकि सपना एक गरीब घर की लड़की थी। सपना और अजीत दरवाजे पर खड़े थे। सपना की सास मेनका आरती की थाल लेकर दोनों का स्वागत करती है। जैसे ही सपना घर में अपना पहला कदम रखती है, तभी मेनका सपना से बोलती है, आराम फरमाने या फिर कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। चुपचाप रसोई में चल, बहुत सारे झूठे बर्तन पड़े हैं, उसे धोने भी तो हैं। रिश्तेदारों को समय से खाना बनाकर खिलाना है। जल्दी से वे बर्तन धोकर खाना बनाना शुरू कर दे। बेचारी सपना को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ससुराल में उसका इस तरह से स्वागत होगा। वे बिना कुछ कहे रसोई घर में जाती है, जहां बहुत ही ज्यादा बर्तन रखे हुए थे। बर्तन देखकर सपना के होश उड़ जाते हैं और वे मन ही मन कहती है, हे भगवान, इतने सारे बर्तन मैं अकेले कैसे धोऊंगी? मुझे तो 2 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद मुझे खाना भी तो बनाना है। क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेचारी सपना अकेले ही वे सारे झूठे बर्तन धोना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद सपना की सास रसोई घर में आती है, जहां वे सपना को और बर्तन देते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, तुझे क्या लगा था बस इतने से ही बर्तन हैं? अभी और भी बर्तन पड़े हैं। सारे बर्तन जल्दी से धो ले, और तुझे सभी रिश्तेदारों के लिए अकेले ही खाना बनाना है। इस घर में कोई भी तेरी मदद नहीं करेगा। बहुत शौक है ना तुझे लव मैरिज करने का और अमीर लड़कों को फंसाने का। तो अमीर लड़के फंसाने का और शादी करने का यही नतीजा होता है तुम जैसी गरीब लड़कियों के साथ। माँ जी, मैंने अजीत को नहीं फंसाया है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों को एक साथ रहना था, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। और सच बताऊं माँ जी, मैं तो आप लोगों को अपना परिवार का हिस्सा मानती हूँ, इसलिए भगवान के लिए मुझे आप लोग अपना लो। तेरी इतनी औकात कि तू हमसे इस तरह से बात करेगी? तू एक नौकरानी की तरह है और इस घर में नौकरानी की तरह ही रह। सपना बिना कुछ कहे सारे बर्तन धो देती है। थोड़ी देर बाद बेचारी बिना आराम किए अकेले ही सभी रिश्तेदारों के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाने के बाद सभी रिश्तेदार खाना खा लेते हैं। बर्तन फिर से गंदे हो जाते हैं। बेचारी फिर से अकेले सारे झूठे बर्तन धोने लगती है। तभी अजीत वहाँ आ जाता है और सपना से कहता है, अरे सपना, आखिर कब तक काम करती रहोगी? कुछ खा लो। जब से आई हो तब से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। अब क्या करूं, इतना सारा काम पड़ा हुआ है। दूसरी बार बर्तन धो रही हूँ, लेकिन अब यहाँ मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि आज मेरा ससुराल में पहला दिन है और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ इतना सब कुछ होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, थोड़ा तो झेलना ही पड़ेगा। इतना बोलकर अजीत सपना के साथ बर्तन धुलवाने लगता है। दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी बर्तन धोकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां अजीत सपना के लिए खाना लाता है और खुद उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन अजीत और उसकी माँ दोनों मंदिर जाने का प्लान करते हैं। बेटे की बात सुनकर सास रसोई में जाती है और घर के धुले सारे बर्तन फिर से सिंक में डाल देती है। थोड़ी देर बाद सास सपना के पास जाती है और बोलती है, महारानी जी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? इतने सारे रसोई में बर्तन झूठे पड़े हैं, वे कौन धोएगा? तुम्हारी माँ आएगी या तुम्हारे मायके से कोई आएगा? माँ जी, मैंने तो सारा काम कर लिया और सारे बर्तन भी धो लिए। हाँ हाँ, तूने अगर बर्तन धो लिए हैं तो किसी भूत ने बर्तन आकर गंदे कर दिए हैं। अरे जा कर देख, रसोई में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं गंदे से। चुपचाप सारा काम कर रसोई का, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी कर ले। मैं और अजीत दोनों मंदिर जा रहे हैं, तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अजीत पूछे तो बोल देना कि बहुत सारा काम पड़ा है। अच्छा ठीक है, आप चले जाओ, मैं इधर सारा काम कर लेती हूँ। बेचारी सपना अपना मन मार कर रसोई में जाती है
और देखती है कि सारे बर्तन गंदे करके सिंक में पड़े हैं। सपना समझ जाती है कि ये सब उसकी सास ने किया है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद अजीत सपना के पास आता है और बोलता है, ये सब क्या है सपना? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं जाना क्या मंदिर? अरे नहीं, तुम चले जाओ माँ जी के साथ। देख रहे हो ना कितना सारा काम पड़ा है, फिर मुझे खाना भी बनाना है। अजीत बार बार सपना को मंदिर जाने के लिए फोर्स कर रहा था, लेकिन सपना जाने को तैयार नहीं थी। अजीत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। समय ऐसे ही बीत जाता है। सपना के साथ सपना की सास उस पर बहुत अत्याचार करती, उसे 5 मिनट के लिए भी आराम नहीं करने देती थी। उसे हर काम के लिए टोका करती थी और उसको बार बार काम करवाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सपना अपने कमरे में थी, तभी उसकी सास वहाँ आती है और सपना से बोलती है, महारानी, अगर आपका आराम करना खत्म हो गया है तो जाकर दोबारा घर की सफाई कर लो। माँ जी, अभी 10 मिनट हुए हैं घर को साफ किए हुए। अभी तो घर बहुत साफ दिख रहा है, मैंने एक एक कोना चमका दिया है। मैं जितना बोलूं तुझे उतना ही करना है। अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। अच्छा माँ जी, ठीक है, मैं थोड़ी देर में कर देती हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बस थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद मैं ये सब पूरा काम कर दूंगी। कोई आराम नहीं करना है, दोबारा काम करने के लिए उठ खड़ी हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, सच में मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ खड़ी हो पाऊँ, मुझे बहुत बुखार है। अरे मेरे लिए तो तुम मरी जा। तुम जैसी लड़कियों के लिए इस तरह का टॉर्चर ही होना चाहिए, ताकि आगे से तुम लोगों की हिम्मत ना हो सके। इस लव मैरिज को करने के लिए इतना अत्याचार करूंगी तभी तुझे अक्कल आएगी, वरना नागिन की तरह फन फैलाकर मेरे सर पर बैठी रहेगी। तभी वहाँ पर अजीत आ जाता है, पर अजीत अपनी माँ को इस तरह से सपना के ऊपर अत्याचार करते हुए देख लेता है और वे गुस्से में सपना और अपना सामान पैक करने लगता है और कहता है, माँ, अब तुम इस घर में अकेली रहो। अगर तुम्हें इतना ही अमीर और गरीब में फर्क करना है तो अपने लिए अमीर बहू ले आओ कहीं से, वो तुम्हारी सेवा पानी करेगी। अब मैं सपना को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। सपना अजीत को बहुत मना करती है, लेकिन अजीत सपना की बिल्कुल भी नहीं सुनता। दोनों अब घर छोड़कर चले जाते हैं। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सपना की सास अब अकेले ही घर में रहने लगती है। बहू बेटे के जाने के बाद सपना की सास को बहुत अकेलापन महसूस होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वे अपनी बहू और बेटे दोनों को फोन करके घर पर बुला लेती है और उनसे माफी मांगती है, जिसके बाद वे सभी लोग मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दिशा बहुत सुंदर थी, उसकी हाइट भी काफी अच्छी थी, पर दिशा की भाभी एक बोनी थी। पर बोनी होने के बाद भी दिशा की भाभी अनुष्का में काफी घमंड था, इसलिए दिशा भी अपनी भाभी को हमेशा मुंह तोड़ जवाब देती और उसकी बोनेपन का अक्सर मजाक उड़ाया करती, जिस वजह से दिशा और अनुष्का के बीच में जरा सी भी नहीं बनती और दोनों ननद भाभी आपस में एक दूसरे को ताने देती और लड़ती रहती। ऐसे ही एक दिन दिशा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी अनुष्का वहाँ आती है और दिशा को तैयार होता देख उससे कहती है, अरे मेरी प्यारी ननद तो आज बहुत सुंदर लग रही है, पर आज दिशा मैडम इतनी तैयार होके कॉलेज क्यों जा रही है? क्यों भाभी, आपको क्या लगता है कि आप जैसे बोने लोग ही तैयार होकर सुंदर दिख सकते हैं, हम जैसे लोग नहीं? माना कि हम जैसे लोग सुंदर होते हैं, पर मेकअप करके हम अपनी सुंदरता को और निखारते हैं। वैसे आपको मेरे मेकअप से कोई परेशानी हो रही है? ओ हेलो, मुझे भला तुम्हारे मेकअप से परेशानी क्यों होगी? मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुम्हें मेरे जितना सुंदर मेकअप करना जो नहीं आता, कहो तो तुम्हारी कोई मदद कर दूं। भाभी, अब आपका इतना ही मन है मेरा मेकअप करने का, तो आप एक काम कीजिए, आप वो ऊपर वाला कबर्ड देख रही है ना, उसमें मेरा मेकअप का सामान रखा है, बस वह उतार दीजिए। दरअसल मेरे हाथ नहीं पहुँच रहे हैं, मैं बोनी हूँ, इसलिए तुम मेरा मजाक बना रही हो। मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, ये बात तुम अच्छे से जानती हो, फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो। माफ करना भाभी, पर मैंने कब बोला कि आपका हाथ वहाँ तक पहुँच जाएगा? आप तो अपने कल से ज्यादा उछलती हो, तो मुझे लगा आप उछलकर आराम से उतार लोगी। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। इतना बोलकर दिशा वहाँ से चली जाती है और अनुष्का अपनी ननद का मुंह देखती रह जाती है।
अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिशा अपनी पर्स घर में ही भूल जाती है, जिस वजह से वो ऑटो वाले को किराया नहीं दे पाती। ऑटो वाला उसके पीछे पड़ जाता है। अरे देखिए मैडम, रोजी रोटी का सवाल है, अभी तक बोनी नहीं हुई है और आप पैसे देने में नाटक कर रही हैं। भाई साहब, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मेरा पर्स घर पर ही छूट गया है। मेरे पास फोन भी नहीं है, आप मुझे अपना फोन यूज करने दीजिए, या तो फिर कल मुझे इसी वक्त मेरे कॉलेज के बाहर मिलना, मैं आपको पैसे दे दूंगी। दिशा और ऑटो वाले के बीच में कहासुनी होने लगती है, पर तभी राकेश नाम के एक ऑटो वाले की नजर दिशा पे पड़ती है और राकेश दिशा के पैसे उस ऑटो वाले को दे देता है, जिस पर दिशा राकेश से बोलती है, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। आजकल के जमाने में इतने भले लोग बहुत कम मिलते हैं, आप मुझे कल यहीं मिलना, मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी, या तो फिर आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं, मैं घर जाकर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी। दिशा राकेश का नंबर ले लेती है और घर जाते ही सबसे पहले राकेश के पैसे उसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती है। अब उसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर से दिशा की मुलाकात उसके कॉलेज के बाहर राकेश से होती है। राकेश, मैं दिशा, कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद दिखे, क्या आज तुम मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दोगे? अरे मैडम, मेरा तो काम ही है लोगों को उनकी मंजिल तक छोड़ना। अरे आइए, बैठिए मेरी ऑटो में। इतना बोलकर राकेश दिशा को उसके घर छोड़ देता है। दिशा को राकेश का नेचर बहुत पसंद आता है और समय यूं ही बीतता है। समय के साथ दिशा और राकेश के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दिशा राकेश को पसंद करने लगती है और एक दिन उसे अपने दिल की बात कहती है, राकेश देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पहली बार मैंने किसी को प्रपोज किया है, प्लीज मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। पसंद तो मैं भी तुम्हें बहुत करता हूँ, पर तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। देखो मैं गरीब हूँ, क्या तुम एक गरीब के साथ अपना जीवन बिता पाओगी? राकेश, अब तक भी तो मैं तुम्हारे साथ थी ना, इसी तरह से हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, बस तुम मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। इस तरह से दिशा राकेश और उसकी गरीबी को एक्सेप्ट कर लेती है और राकेश भी उसे अपना लेता है। दिशा की जिद करने पर दिशा के घर वाले दिशा की शादी राकेश से करवा देते हैं। गरीब घर में शादी करने के बाद भी दिशा बहुत खुश रहती है, पर कहीं ना कहीं उसे भी गरीबी झेलनी पड़ती है। राकेश, राशन खत्म हो चुका है और इस बार बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आया है। कल मकान मालिक भी आया था, पैसे मांग रहा था। अरे हम गरीबों के आसपास खाली परेशानियां ही क्यों रहती हैं? इस महीने तो मेरी सही से कमाई भी नहीं हुई है और ऊपर से इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं? राकेश बेटा, इतने सालों से तू ही घर संभाल रहा था, थोड़ा थोड़ा करके सबको दे दे ताकि सबका मुंह बंद हो जाए। पर माँ जी, इस तरह से घर नहीं चलेगा। राकेश, तुम ऑटो चलाना छोड़ दो और किसी बड़ी कंपनी में काम करो। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें कोई भी नौकरी आसानी से मिल जाएगी। तुम कहो तो क्या मैं अपने भैया से बात करूं? नहीं बहू, माना कि तू अमीर घर से है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा अपने ससुराल वालों के पास जाकर काम करे। निर्मला दिशा की बात सुनकर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर घर की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती, जिसके बाद दिशा अपने भाई को अपनी परेशानी के बारे में बताती है और उसके भैया भाभी उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं, जहाँ दिशा की भाभी गरीब के घर आकर सड़ा सा मुंह बनाती है और अपनी ननद को ताने देती है, और करो अपनी पसंद के लड़के से शादी। और आप मुझे इस गरीब खाने में क्यों लेकर आ गए? आपको पता है ना, मुझे गरीब लोगों से सख्त नफरत है। भैया, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। भाभी एक अमीर घर की बहू है, उनका इस तरह से गरीब घर में आना शोभा नहीं देता। भले ही भाभी बोनी है, पर वे अपनी कमी हमेशा छुपा कर रखती है और दूसरों की कमी का मजाक बनाती है। भाभी, एक उंगली उठाती हो तो एक बात, बाकी की 3 उंगलियां देख लो, वे किसकी तरफ है। देख रही हैं आप कैसे आपकी बहन गरीब होने के बाद भी मेरी हाइट का मजाक बना रही है। अरे मैं बोनी हूँ तो क्या हुआ, अमीर तो हूँ, किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला रही। एक तो हमसे मदद मांग रही है और हमें ही आंख दिखा रही है। माफ करना भैया भाभी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आप लोगों से मदद मांगने की सोची। मैं तो भूल ही गई थी, मेरा भाई अपनी बीवी का गुलाम है। माफ करना, मैं आप लोगों की मदद नहीं लेना चाहती।
इसलिए मेरे इस गरीब खाने से चले जाओ। मेरी सास बिल्कुल सही थी, मेरा पति ऑटो चलाएगा पर आप लोगों की कंपनी नहीं। और एक बात, अमीर घर की बोनी बहू गरीब घर में अब कभी ना आए। दिशा अपनी भाभी की कड़वी जुबान को सहन नहीं कर पाती और वह अपनी भाभी को मुंह तोड़ जवाब देकर उनको जाने को कहती है। पर यह सब कुछ राकेश अपनी आंखों से देख लेता है और वह ठान लेता है कि वह बिना किसी की मदद लिए अपना घर चलाएगा। और अगले ही दिन राकेश पूरे दिन बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देता है और पूरी रात ऑटो चलाता है। बहुत जल्द राकेश की मेहनत रंग लाती है और उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। पर फिर भी राकेश मेहनत करना नहीं छोड़ता और मन लगाकर काम करता है।